Dr. Ela Gupta, Clinical Director and Senior Consultant IVF Specialist at Forticity Fertility Clinic, and this clinic is situated in Malviya Nagar, Delhi. यहाँ पे infertility related जितने भी procedures होते हैं, everything is conducted at Forticity Hospital. आपने Forticity के अलावा कहीं और बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ इसी सेंटर में होता है। IVF और ICSI दो ऐसे प्रोसीजर्स हैं इनफर्टिलिटी के लिए जो बहुत कॉमनली एडवाइज्ड होते हैं पेशेंट को, और ये जो प्रोसीजर्स हैं ये डे केयर प्रोसीजर्स हैं जिसमें हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यूजली हम पेशेंट जो बाहर से आने वाले होते हैं उनको यही एडवाइस करते हैं कि साइकिल के 3-4 दिन पहले वो इंडिया पहुंच जाएं, जिससे उन 3-4 दिनों में पेशेंट को जो हमने प्रिपेयर करना होता है बाय ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम, सो दोज इन्वेस्टिगेशंस आर डन इन 3 to 4 days, एंड व्हेन द पेशेंट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, जैसे ही साइकिल शुरू होता है तो एक्चुअल प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो IVF जो प्रोसीजर होता है जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इसमें एग्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनको बाहर निकाला जाता है और सेम डे हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको फर्टिलाइज करके और उनको हम लैब में ग्रो करते हैं और ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो होता है वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बट यदि हम इसका डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसे ही पेशेंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 दिन पहले साइकिल शुरू होने के उन्होंने दिल्ली पहुंचना है, तो वो 3-4 दिन जो होता है उनको प्रिपरेशन में लगता है। सारे टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि पेशेंट फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं है, टू ट्राई फॉर प्रेगनेंसी और टू गो फॉर अंडर एनेस्थीसिया। और जैसे ही वो रिपोर्ट्स आती हैं और वो सारी ठीक होती हैं, पेशेंट का साइकिल जब शुरू होता है तो उसके सेकेंड डे से इंजेक्शंस शुरू हो जाते हैं। ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं और ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे पेशेंट के मैक्सिमम 5 to 10 फॉलिकल्स बन जाएं, so that we have the enough egg number for the fertilization to happen outside the body. तो usually on an average patients को 8 to 10 days daily injection लगता है to prepare the eggs. बीच बीच में उनको हम बुलाते हैं for the ultrasound देखने के लिए कि जो हम injections दे रहे हैं उसका response कैसा आ रहा है, जो follicles जिस तरह से size में grow करने चाहिए और जो नंबर होना चाहिए उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही उनको आगे की इंजेक्शन की डोज डिसाइड करके और वैसे ही उनको बताया जाता है। जैसे ही फॉलिकल्स का साइज़ 17 to 18 मिलीमीटर तक पहुंचता है और हार्मोन टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो एक ट्रिगर इंजेक्शन लगता है, और उस ट्रिगर इंजेक्शन के 36 आवर्स के बाद हम एग्स को बाहर निकालते हैं। और ये जो बाहर निकालने का तरीका होता है ये भी बहुत सिंपल डे केयर प्रोसीजर होता है, जिसमें एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। पेशेंट मॉर्निंग में फास्टिंग आते हैं और प्रोसीजर जैसे हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, वैसे ही एग्स का रिट्रीवल होता है और रिट्रीवल करने में 20 to 30 मिनट्स लगता है। और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे ऑन द डे ऑफ एग रिट्रीवल रफली 2 to 2.5 आवर्स रखते हैं क्योंकि एनेस्थीसिया मिलता है। और इस प्रोसीजर में कोई कट या कोई स्टिच नहीं होता है क्योंकि प्रोसीजर ट्रांसवेजाइनली हो रहा है, ना ही पेशेंट को पेन होता है बिकॉज पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया। तो प्रोसीजर के 2-2.5 घंटे के बाद पेशेंट वापस घर चले जाते हैं। सेम डे पेशेंट के हस्बैंड को बोला जाता है टू गिव द सीमेन सैंपल। सीमेन सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है और उसमें से नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद ICSI प्रोसीजर किया जाता है। ICSI प्रोसीजर का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या इसको हम और डिटेल में देखें तो जो स्पर्म हेल्दी दिख रहा है अंडर द माइक्रोस्कोप उसको एक नीडल में होल्ड करके और उसको सीधा एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो फर्टिलाइज्ड एग का। और
स्पेशली ये उन केसेस में और भी इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे सीवियर मेल इनफर्टिलिटी होती है, काउंट नंबर स्पर्म्स का काफ़ी कम होता है, या मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल हेल्दी स्पर्म्स नंबर में काफ़ी कम होते हैं, या इन फीमेल्स जहाँ की एडवांस्ड एज है, नंबर ऑफ एग्स कम है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते फॉर द IVF टू हैपन. इन दोज केसेस द ICSI प्रोसीजर इज डन. सो मोस्टली now in most of the cases it is not the IVF but we follow the ICSI procedure. तो जिस दिन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं विद द स्पर्म, इट्स डन ऑन द सेम डे व्हेन वी टेक द एग्स आउट. फर्टिलाइजेशन स्टेटस जो होता है वो नेक्स्ट डे चेक होता है कि जो हमने एग्स को निकाले, जब हमने ICSI किया तो नेक्स्ट डे हमें कितने एग्स फर्टिलाइज्ड मिल रहे हैं. उसके बाद उस एम्ब्रियो को ग्रो करते हैं इंक्यूबेटर में फॉर 3 days 5 days डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर कितना है एम्ब्रियोज का, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो आगे कैसे ग्रो कर रहे हैं. और जो ट्रांसफ़र होता है एम्ब्रियोज का वो या तो हम Day 3 की स्टेज में कर सकते हैं जब वो 8 सेल एम्ब्रियो होते हैं, या उनको और आगे ग्रो करके ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसमें चांसेस बढ़ जाता है. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यदि हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस आर मच बेटर व्हेन वी डू द ट्रांसफ़र ऑन द Day 3 स्टेज, क्योंकि जो नॉर्मल नेचुरल इम्प्लांटेशन जो होता है बॉडी के अंदर वो भी ब्लास्टोसिस स्टेज में ही होता है. और जब हम Day 3 के एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस स्टेज तक लेके जाते हैं तो एक नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है एम्ब्रियोज का कि आउट ऑफ 4 और 5 एम्ब्रियोज कौन से एम्ब्रियोज में पोटेंशियल है या ताकत है टू ग्रो टिल Day 5, और वही एम्ब्रियोज पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं. ट्रांसफ़र करने का तरीका जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल पेन नहीं होता है, सिंपल प्रोसीजर है. ना पेशेंट ने खाली पेट भी नहीं आना है हॉस्पिटल में. जिस टाइम पे उनको बुलाया जाता है उस टाइम पे पेशेंट आते हैं, जो उनको मेडिसिन्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है लेने के लिए, वो डोज अपनी लेकर आते हैं. और ये जो प्रोसीजर है अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, सिंपल एक पतला सा कैथेटर होता है जिसमें एम्ब्रियोज लोड किए जाते हैं और वो यूट्रस में हम अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस प्लेस कर देते हैं. तो प्रोसीजर हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स. उसके बाद पेशेंट को रेस्ट के लिए बोला जाता है फॉर हाफ एन आवर टू 40-45 मिनट्स एंड देन दे कैन गो बैक होम. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कुछ मेडिसिन्स इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 14 days, और 14 days के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उनको बोला जाता है. पेशेंट यदि बाहर से हैं, वो इतना लंबा स्टे नहीं कर सकते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 दिन के बाद वो वापस अपनी कंट्री में जा सकते हैं. इसमें कोई ऐसा रिस्क या कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है टू फ्लाई बैक. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो भी सिंपल होते हैं. नॉर्मल रूटीन फूड, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ दे कैन कैरी आउट. ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्होंने कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है या मूवमेंट नहीं होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जो पेशेंट वर्किंग होते हैं दे कैन गो एंड जॉइन देयर वर्क आफ्टर 3 to 4 days of the embryo transfer. The simple instructions are there. The medicines and injections they need to be taken. कुछ बीच में हम ब्लड टेस्ट करके देखते हैं जो हार्मोन टेस्ट होते हैं कि हमने और कोई सपोर्ट पेशेंट का बढ़ाना तो नहीं है. The only instruction is to avoid eating outside food, to avoid papaya and pineapple. That's all. 14 days के बाद जब हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, एंड प्रेगनेंसी होती है तो अकॉर्डिंगली उसका उनको उसी तरह से फॉलोअप के लिए बोलते हैं. कुछ केसेस में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सेम साइकिल में नहीं करते हैं. सेम साइकिल में नहीं करने का मतलब है कि जिस साइकिल में हम एग्स निकाल रहे हैं उस साइकिल में हम एम्ब्रियोज को वापस यूट्रस में प्लेस नहीं करते हैं. वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं पेशेंट को, या एंडोमेट्रियोसिस है, या एंडोमेट्रियम उतने अच्छे से ग्रो नहीं की है उस साइकिल में, या हार्मोन लेवल्स बहुत हाई हैं. तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियोज जो होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है. तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स के लिए जब हम सिर्फ मेडिसिन्स दे रहे हैं टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम, वहाँ पे इंजेक्शंस नहीं लगते हैं बिकॉज
वी ऑलरेडी हैव द एम्ब्रियोज प्रिजर्व, तो वहाँ पे हमने एग्स को दोबारा नहीं बनाना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ फोकस जो है हमारा यूट्रस एंडोमेट्रियम की तरफ है, तो ये बहुत एक कंट्रोल्ड तरीका होता है एंडोमेट्रियम बिल्डअप करने का, एंडोमेट्रियम डेवलप करने का। तो इसमें ओवरीज का साइज भी नहीं बढ़ता है, वो नॉर्मल रहता है क्योंकि इंजेक्शंस नहीं लग रहे हैं, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, तो जो रिसेप्टिविटी होती है एंडोमेट्रियम की वो कंट्रोल्ड रहती है। तो ऐसे केसेस में चांसेस जो होते हैं इम्प्लांटेशन के, प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पे अभी मैंने जैसे आपको बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट है या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या इन केसेस वेयर लाइनिंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गई है स्टिमुलेटेड साइकिल्स में, तो वहाँ पे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स में प्रेगनेंसी के चांसेस दे आर मच बेटर एज कम्पेयर टू द फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो बाकी का फॉलोअप रहता है, चाहे वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल चाहे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल, इट इज़ द सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया। जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं।